चलिए, तो अब सबसे पहले आधुनिक भारतीय भाषाएं एवं बोलियों की बात करें, फिर लिपि पर भी आकर के बात कर लेंगे, बड़ा मुद्दा नहीं है। या एक काम करते हैं, पहले लिपि देख लें। चलिए, लिपि पर भी बात करें। लिपि पर क्वेश्चन आता है एक 3 नंबर का। तो सबसे पहली लिपि जो आपके देश में उपयोग में की गई वो ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वैदिक काल में संस्कृत जो है, जो आपने शुरुआत की थी, वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखी जाती थी। ठीक है ना, संस्कृत ब्राह्मी लिपि में लिखी जाएगी। और जब संस्कृत से अन्य भाषाएं निकलेगी तो स्वाभाविक है कि अन्य भाषाएं भी किस लिपि में लिखी जाएगी, ब्राह्मी लिपि में ही लिखी जाएगी, क्योंकि वो संस्कृत से निकली है। ठीक है ना, संस्कृत से अन्य भाषाएं निकली है, तो अन्य भाषाएं भी संस्कृत के समान संस्कृत से निकली है, तो वो भी ब्राह्मी लिपि में लिखी जाएगी। ब्राह्मी लिपि की विशेषता बाएं से दाएं लिखी जाती है। जो आज आप लिखते हो हमेशा बाएं से दाएं लिखते हो। अशोक के अभिलेख में भी पहली बार इस लिपि का उपयोग हुआ, ब्राह्मी लिपि का। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ, और जो आपकी हिंदी है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है ना, तो अगर क्वेश्चन आता है कि संस्कृत किस लिपि में लिखी जाएगी, तो देवनागरी में। प्राकृत हो या पाली हो, सब देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी, क्योंकि देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। आगे चलते हैं। जब पहली शताब्दी में यूनानी लोग या यवन शासक भारत में आक्रमण करते हैं, तो उन्होंने अपने साथ यूनान की एक लिपि लेकर आए, जिसको ग्रीस या ग्रीक लिपि कहते हैं। वो यूनानियों के द्वारा भारत में लाई गई। उसके बाद ईरान के जो पहलव लोग, उन्होंने भी पहली शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया, तो पहली शताब्दी में एक और लिपि उनके साथ भारत आई, उसको बोलते हैं अरमाइक लिपि। ठीक है, अरमाइक लिपि और जो ग्रीक लिपि है, इन दोनों के मिलने से एक नई लिपि का विकास हुआ, जिसका नाम है खरोष्ठी लिपि। और ये जो खरोष्ठी लिपि है, वो लिपि जो है वो ग्रीक और अरमाइक दोनों के मिलने से बनी है, इसीलिए ये लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो स्वाभाविक है कि ग्रीक लिपि भी दाएं से बाएं लिखी जाएगी, अरमाइक भी दाएं से बाएं लिखी जाएगी, क्योंकि खरोष्ठी लिपि उन दोनों से ही मिलकर बनी है, वो दाएं से बाएं लिखी जाएगी। तो हमारे पास 4 लिपि हो गई। एक पहले ब्राह्मी लिपि, इस ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। संस्कृत जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी गई, या आगे चलेंगे तो संस्कृत से हिंदी निकला, और हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। जैसे जैसे विदेशी शासक हमारे देश में आते गए, उन विदेशी शासकों ने भारत में अपने साथ में लिपि को भी लेकर आए। तो ग्रीक लिपि जो है यूनानियों के साथ आई, अरमाइक जो है ईरान के पहलव लोगों के साथ आई। इन दोनों के मिलाने से खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ, और खरोष्ठी लिपि जो है वो ग्रीक प्लस अरमाइक के मिलने से बनती है। ठीक है, अब ये तो लिपि के बारे में भी आपको पता हो गया। अगर यहाँ से जो लिपि पर क्वेश्चन आता है, अब तक जो पूछा गया कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, बहुत सरल क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में। संस्कृत किस लिपि में लिखी जाएगी, तो ब्राह्मी लिपि में। अगर ब्राह्मी लिपि के बगल में आप देवनागरी लिपि भी लिख सकते हैं। अब आते हैं, अभी हमने जो अपभ्रंश देखा था, यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वही गलती होने की आपकी संभावना है। फिर से एक बार इस अपभ्रंश पर आते हैं। अपभ्रंश के प्रकार हमने देखा था। पहला नंबर नागर, गुजरात में। प्राचण, सिंध प्रांत में। उपनागर, इन दोनों के बीच में। और सौरसेनी अपभ्रंश जो है राजस्थान के राजपूताना, उत्तर प्रदेश का पूरा भाग, और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वहां से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक सौरसेनी अपभ्रंश बोली जाएगी। ठीक है, राजपूताना के हिस्से में बोली जा रही है, इसीलिए राजपूताना के नीचे वाला जो बुंदेलखंड का हिस्सा है वहां पर भी सौरसेनी अपभ्रंश ही बोली जाएगी। और इस सौरसेनी अपभ्रंश से ही आगे चलकर खड़ी बोली का विकास होगा, और खड़ी बोली से हिंदी का होगा। अब आते हैं, ये जो महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वो ये है आधुनिक भारतीय भाषाएं एवं बोलियां। ठीक है, यहाँ पर आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ। यहाँ आधुनिक भारतीय भाषा कहने का मतलब है मुख्यतः उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं, उत्तर भारत की जो भाषाएं या भारोपी परिवार की या आर्य भाषाई परिवार की जो भाषाएं हैं, उनका विकास अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पर जो बातें चल रही है वो मुख्यतः भारोपी परिवार की भाषा या आर्य भाषाई परिवार की भाषा जो है, ठीक है, जो मुख्यतः उत्तर भारत में बोली जाती है, उनका विकास अपभ्रंश से हुआ। अभी तक हम अपभ्रंश में 3-4 को जानते हैं। पहला नागर, नागर बोली जाती है कहाँ पर? नागर बोली जाती है गुजरात में।
और प्राचल या पैसाची जो है वो सिंध प्रांत में जो पाकिस्तान में चला गया। इन दोनों के बीच का जो है वो उपनागर का क्षेत्र है, और नागर के उत्तर में गुजरात, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र। यहाँ से आगे बढ़कर चलेंगे तो आगे जाकर के हम देखेंगे कहाँ, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, हिमाचल प्रदेश तक जो है वो कौन सी भाषा बोली जाएगी, अपभ्रंश बोली जाएगी। ठीक है, वो भी सौर सेनी अपभ्रंश। तो सौर सेनी अपभ्रंश पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, इसके अलग अलग प्रकार और इसके जो बोलियां हैं उसको हम देख लेंगे। अपभ्रंश शब्द का पहली बार उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में किया गया था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अपभ्रंश की जो शुरुआत है 6वीं शताब्दी से हुई, जहाँ पर दंडी ने 10 कुमार चरित में कहा था कि संस्कृत से इतर शब्द, संस्कृत के शब्दों से जो अलग शब्द होंगे उन शब्दों को उन्होंने अपभ्रंश नाम दिया। वैसे भी हम अपभ्रंश जब देख रहे थे तो हमने देखा था कि अपभ्रंश जो है वो संस्कृत, प्राकृत और पाली, इन तीनों को मिला देने से हमने उनको, प्राकृत और पाली तीनों को मिलाने से अपभ्रंश का विकास हुआ था। ठीक है, सबसे ज़्यादा चर्चा आपकी होने वाली है वो अपभ्रंश पर ही होगी, ये तय कर लीजिए, और यहीं पर क्वेश्चन भी आता है। अब आते हैं क्षेत्रीय आधार पर आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण निम्न है, ये पहले देख लें जल्दी जल्दी। पहला नंबर है अपभ्रंश में सौर सेनी अपभ्रंश, जिसकी बार बार हम चर्चा कर रहे थे। सौर सेनी अपभ्रंश जो है वो राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाएगी, तो राजस्थानी भाषा उसमें निकलेगी। पश्चिमी हिंदी कहने का मतलब है मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, बुंदेलखंड का, मालवा का क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, वहाँ पश्चिमी हिंदी होगी। फिर हिमाचल प्रदेश के भाग, इस क्षेत्र में पहाड़ी भाषा बोली जाएगी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में, और ब्रज भाषा जो है उत्तर प्रदेश में मथुरा के आसपास जो है वो ब्रज भाषा का विकास होगा। ठीक है, तो आधुनिक भाषाओं में अभी केवल हम सौर सेनी अपभ्रंश से निकलने वाली भाषाएं देख रहे हैं, फिर इनकी बोलियां भी देख लेंगे इसके बाद अगले खंड पे जाकर। अब आते हैं नागर। पहले से मालूम है नागर भाषा कहाँ बोली जाती है अपभ्रंश, गुजरात में। गुजराती के साथ थोड़ा सा मराठी लिखा है, यद्यपि यहाँ पर मराठी सही नहीं है, लेकिन गुजराती का जो गुजरात महाराष्ट्र से निकल कर ही गुजरात बना, तो महाराष्ट्र का जो थोड़ा सा उत्तर वाला हिस्सा जो गुजरात के साथ मिला हुआ है, वहाँ पर भी नागर अपभ्रंश बोली जाती है, इसलिए वहाँ मराठी लिखा गया है। हो सके कभी ऐसा हो कि अगर आपको नागर अपभ्रंश लिखना हो तो मराठी को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मराठी के लिए हमने एक अपभ्रंश यूज़ किया है, वो है दक्कनी। ठीक है, जो मुख्यतः मराठी के लिए यूज़ किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर मराठी को आप हटा सकते हैं। वहाँ लिखने का कारण है कि महाराष्ट्र से निकल के गुजरात बना 1960 में, तब महाराष्ट्र का जो उत्तरी भाग है और गुजरात का जो दक्षिणी भाग है, जहां पर एक संक्रमण क्षेत्र था, वहां पर नागर अपभ्रंश का उपयोग होता है, इसलिए वहां पर मराठी लिखा गया। ठीक है, पर प्योर मराठी जो है वो महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में देखने मिलेगी। अब आते हैं ब्राचड़ पैसाची। आपको मालूम है ये जो ब्राचड़ पैसाची है वो कहाँ बोली जाएगी, सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में जो भाषा बोली जाएगी उसको हम बोलेंगे सिंधी। अब देखिए, चूंकि पंजाब जो है, आधा हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में चला गया और आधा हिस्सा हमारे यहाँ रहा, तो पंजाबी भाषा जो है उसकी अपभ्रंश है ब्राचड़ या पैसाची है। ठीक है, यदि आप ब्राचड़ नहीं लिखते हो तो पैसाची जरूर लिखिएगा। पैसाची क्या होगी, सिंधी जो है, और सिंधी तो आप पहचान लेंगे ब्राचड़ या पैसाची में, लेकिन यह ब्राचड़ पैसाची जो है वो पंजाबी भी उसी की, किसकी, आधुनिक भाषा है। अपभ्रंश पैसाची में पंजाबी भी आएगा। दूसरा नंबर, ये जो वृंदा लिखा है ये बिल्कुल गलत है, ये वृंदा नहीं है, यहाँ पर है लहंदा, लहंदा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, अब आते हैं चौथे नंबर। ये तो हमने या तो भारत का पश्चिमी भाग देखा या उत्तर पश्चिम भाग देखा। इस उत्तर पश्चिम भाग में या पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग या उत्तर पश्चिम भाग में ये 3 अपभ्रंश है। नागर गुजरात में, ब्राचड़ सिंध प्रांत में जो पाकिस्तान में चला गया, और ब्राचड़ पैसाची भी बोलते हैं उसको, पैसाची बोलते हैं, सिंध प्रांत के साथ पंजाब के क्षेत्र में जो पंजाबी है, और सौर सनी अपभ्रंश का क्षेत्र आ गया। अब आते हैं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में। बिल्कुल पूर्वी भाग में जाएंगे तो मगधी भाषा
मगध के आसपास मिलेगी, मगधी अपभ्रंश मिलेगी। इस मगधी अपभ्रंश से जो आधुनिक भाषाएं निकली है वो बिहार में बिहारी, बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया और असम में असमिया, यानी पूरा का पूरा पूर्वी भारत में मगधी, यहाँ मागधी लिखा है वो असली में मगधी है, ठीक है। तो मगधी जो है वो अपभ्रंश था। मगधी अपभ्रंश से निकलने वाली 4 भाषाएं आपने देख ली है, इनको अच्छे से याद रखिएगा। मगधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। अब आते हैं मगध जो पाटलिपुत्र यानी पटना के आसपास का क्षेत्र था, उससे अब आप थोड़ा सा बाएं तरफ चलें। अगर बाएं तरफ चलेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो मध्य का भाग है, मध्य का भाग, उत्तर प्रदेश का मध्य भाग, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में ब्रज भाषा थी जो सौरसेनी अपभ्रंश में मिलेगी। सौरसेनी अपभ्रंश में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में ब्रज भाषा मिलेगी, मथुरा के आसपास, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग। अब हम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश का मध्य भाग। अब उत्तर प्रदेश का मध्य भाग जो है, एक तरफ बाएं तरफ सौरसेनी अपभ्रंश का क्षेत्र है और दाहिने तरफ मगधी का क्षेत्र है। उन दोनों के बीच में अर्ध मगधी का क्षेत्र होता है। और ये जो अर्ध मगधी का जो क्षेत्र है, उस अर्ध मगधी में जो मुख्य भाषा बोली जाती है वो है अवधी है। यानी उत्तर प्रदेश का मध्य का हिस्सा वो अर्ध मगधी का है, वहां पर अवधी बोली जाएगी। इसी अर्ध मगधी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में जो बघेलखंड का पठार है, वहां पर बघेली भाषा भी अर्ध मगधी अपभ्रंश से निकली है। और ऐसे ही जो मध्य प्रदेश का पहले जो भाग था छत्तीसगढ़, वहां पर जो छत्तीसगढ़ी है वो भी अर्ध मगधी अपभ्रंश की से निकली आधुनिक भाषाएं हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है अपभ्रंश का, वो दक्कनी है। और दक्कनी से निकली हुई जो आधुनिक भाषा है वो मराठी है। तो अब आप अगर इंडिया के मैप में जाकर देखें तो इंडिया के मैप में ये पूरा का पूरा जो आधुनिक भाषाएं हैं उनकी जो अपभ्रंश है उनको आपको बिल्कुल मैप पर याद रखना है। जैसे हम अगर उसको मैप पर देखें, अगर मैप पर इसको देखते हैं तो आप देखिए जरा, मैप पर बात करते हैं, ठीक है। मैप पर अगर हम देखें इतने हिस्से को लेकर चलें तो भी पर्याप्त काम बन जाएगा। देखिए अभी हमने अपभ्रंश देखा था, इन अपभ्रंश में सबसे पहले नंबर पर नागर था। नागर यहाँ गुजरात में नागर अपभ्रंश था, ठीक है ना, गुजरात में नागर अपभ्रंश था। अब आते हैं नागर के बाद में प्राचड़ या पैसाची। तो प्राचड़ या पैसाची का जो क्षेत्र था वो ये सिंध प्रांत जो ये दिख रहा है ये प्राचड़ या पैसाची का था। वो सिंध प्रांत में बोली जाने वाली भाषा थी। और ये प्राचड़ या पैसाची में बोली जाने वाली जो भाषा थी वो सिंधी थी, ठीक है ना, सिंधी भाषा बोली जाएगी। आगे इस प्राचड़ पैसाची का ही एक हिस्सा आपको देखने मिलेगा ये पंजाब के क्षेत्र में, इनका पंजाब और हमारा पंजाब, यहाँ प्राचड़ पैसाची ही थी। और इस प्राचड़ पैसाची का जो क्षेत्र है वो पंजाबी भाषा आपको मिलेगी। यहीं पर एक और भाषा थी जिसको हमने लहंदा कहा था, अभी याद होगा, ठीक है। तो ये नागर, ये प्राचड़ का क्षेत्र सिंधी में था और पैसाची का क्षेत्र था। इन दोनों के बीच का, नागर और प्राचड़ के बीच का जो ये क्षेत्र इतना सारा है ये उपनागर का क्षेत्र था, उपनागर का क्षेत्र। अभी हम अगर अपभ्रंश की बात करें तो पहला नंबर नागर, दूसरा नंबर प्राचड़, तीसरा ये भी प्राचड़ का क्षेत्र है, चूंकि ऐसे चलेगा प्राचड़ का क्षेत्र ऐसे, ठीक है। इन दोनों के बीच में उपनागर का क्षेत्र। अब यहाँ से आते हैं, ये मध्य प्रदेश का मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ऐसे चलकर ये कन्नौज से लेकर इधर ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, जितना हम जा रहे हैं आगे ऊपर हिमाचल प्रदेश तक, ये पूरा का पूरा सौरसेनी अपभ्रंश का क्षेत्र है। सौरसेनी अपभ्रंश का क्षेत्र है ये, सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है ना। सौरसेनी अपभ्रंश का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश का क्षेत्र है। ये हिस्सा नागर का हो गया, आपके नज़र में होना चाहिए। ये हिस्सा प्राचड़ या पैसाची का, यहाँ से लेकर के पंजाब तक जाएंगे। ये वाला हिस्सा बीच का उपनागर का है।
इसके बाद ये पूरा का पूरा बड़ा हिस्सा वो सौरसेनी अपभ्रंश का है। और इस सौरसेनी अपभ्रंश में मालवा का पठार भी आ गया, मालवा के साथ साथ ये बुंदेलखंड भी आ गया। बुंदेलखंड के बाद ये पूरा का पूरा राजपुताना का हिस्सा आ गया, राजपुताना का हिस्सा यानी राजस्थान का क्षेत्र आ गया। उसके बाद यहाँ पर कन्नौज का क्षेत्र आ जाएगा, कन्नौज के आसपास का क्षेत्र आ जाएगा। यहाँ से हरियाणा का क्षेत्र आ जाएगा, इसमें हरियाणा के बाद दिल्ली के आसपास का क्षेत्र आ जाएगा, मथुरा के आसपास का क्षेत्र जहाँ पर ब्रजभाषा मिलेगी, हरियाणा में हरियाणवी मिलेगी, कन्नौज में कन्नौजी मिलेगी, बुंदेलखंड में बुंदेली मिलेगी, मालवा में मालवी मिलेगी। राजस्थान में जाएंगे तो मारवाड़ी और मारवाड़ी के बाद मेवाड़ी, मेवाती, ये सब राजपुताना के क्षेत्र में मिलेगी। इसके बाद थोड़ा सा हम हरियाणवी जो है, हरियाणवी यहाँ पर मिलेगी। हरियाणा के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो कौरवी भाषा मिल जाएगी। हस्तिनापुर के आसपास का जो क्षेत्र होगा वहाँ पर कौरवी भाषा मिलेगी, ठीक है ना। यानी तराइन का युद्ध जहाँ पर हुआ उस पूरा का पूरा जो पानीपत का क्षेत्र है जहाँ हस्तिनापुर है वहाँ कौरवी मिलेगी। इसके आगे जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आएगा, वहाँ पर कुमायूं, हिमालय है तो कुमायूनी यहाँ पर मिल जाएगी। इसको हम पहाड़ी भी बोलेंगे, पहाड़ी बोलेंगे, ठीक है। इतना हिस्सा जो है पूरा सौरसेनी अपभ्रंश का था। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर आएंगे। अपभ्रंश का अगला प्रकार जो है वो है मगधी। पाटलिपुत्र के आसपास जो है वो मगधी है और इस मगधी से निकलने वाली बिहार में बिहारी, वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो बंगाली, यहाँ पर जाएंगे उड़ीसा में तो उड़िया और यहाँ पर असम में जाएंगे तो असमिया। ये सब मगधी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषाएं हैं, ये 4 हैं। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये पूरा हिस्सा किसका हो गया? मगधी अपभ्रंश का हो गया। तो 2 भाषाओं का बड़ा हिस्सा है, एक मगधी अपभ्रंश का और दूसरा सौरसेनी अपभ्रंश का। अब इन दोनों के बीच में हिस्सा जो है वो अर्ध मगधी का है, अर्ध मगधी का हिस्सा है। और ये जो अर्ध मगधी के हिस्से में जो अपभ्रंश है उसमें ऐसा हिस्सा है जो बीच का हिस्सा है। इस अर्ध मगधी में अवध में चलती है अवधी, अवधी भाषा अवध में। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में आओगे तो बघेली और मध्य प्रदेश के ही नीचे आओगे तो छत्तीसगढ़ी। ये अब हमारे पास अपभ्रंश पहले देख ले। पहला अपभ्रंश था नागर, गुजरात में गुजराती मिलेगी। सिंध प्रांत में जाओगे तो दूसरा अपभ्रंश है प्राचल और उससे निकलने वाली भाषा है सिंधी। इसी प्राचल यानी पैसाची बोलते हैं, जिसमें एक और भाषा निकलेगी वो है पंजाबी। वो प्राचल पैसाची से निकली हुई आधुनिक भाषा है। इन दोनों के बीच का हिस्सा जो है वो उपनागर कहलाता है, उपनागर अपभ्रंश कहते हैं। इसके बाद एक बड़ा हिस्सा है सौरसेनी अपभ्रंश का, इतना हिस्सा। इसमें राजपूताना क्षेत्र में जो मालवी कह रहे हैं, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, ये सब जो है ये इसी से निकली हुई है, ठीक है। मालवा में आओगे तो मालवी मिल जाएगी, बुंदेलखंड में आ जाओगे बुंदेली मिल जाएगी, मथुरा के आसपास जाओगे तो ब्रजभाषा मिलेगी, ये ब्रजभाषा, ठीक है। तो ब्रजभाषा सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। जबकि अवधी की अगर बात करें तो अवधी किससे निकली है? अवधी निकली है अर्धमगधी से, ठीक है ना। अवधी निकली है अर्धमगधी से और मगधी का क्षेत्र इधर है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 2 मुख्य भाषाई परिवार है, एक है मगधी का और एक है सौरसेनी अपभ्रंश का। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो दक्कनी है और इस दक्कनी अपभ्रंश से निकलने वाली जो भाषा है वो है मराठी। हम दक्षिण भारत में नहीं है, अभी हम केवल उत्तर भारत में हैं। ये पूरा का पूरा भारोपी परिवार है या आर्य भाषाई परिवार है, इसी पर पूरी बातचीत है और इनका आपने पूरा खंड करके देख लिया। अब आपको मैप के माध्यम से चीज़ों को पकड़ने की आदत डालनी है। अपभ्रंश हमारे पास 4-5, पहला नागर, दूसरा प्राचल या पैसाची, तीसरा उपनागर, उसी के बीच का हिस्सा है थोड़ा सा सौरसेनी अपभ्रंश। मगधी इधर है, इन दोनों के बीच सौरसेनी अपभ्रंश और मगधी के बीच जो है वो अर्धमगधी है और अर्धमगधी से जो मुख्य भाषा निकली है वो है अवधी और सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है वो ब्रज है।
मालवा की जो मालवी है वो सौरसेनी अपभ्रंश से निकलेगी, या बुंदेलखंड की बुंदेली भी सौरसेनी अपभ्रंश से निकलेगी, जबकि बघेली जो मध्य प्रदेश की है वो अर्धमगधी का हिस्सा है। ठीक है, अब ये आप मैप पर इन सब चीजों को देख सके हैं। अब आगे हम आते हैं अपने अगले पार्ट पर। ठीक है, चलिए यहां तक पहुंच गए थे हम लोग। अभी हमने अपभ्रंश और आधुनिक भाषाएं देखी है। आधुनिक भाषा में सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी कहने का मतलब है पश्चिमी हिंदी यानी हरियाणा और मथुरा और कन्नौज और बुंदेलखंड के हिस्से में जो हिंदी मिलेगी वो पश्चिमी हिंदी कहलाएगी। पहाड़ी हिस्से हिंदी कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी आपको हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के क्षेत्र में, कुमायूनी वाला हिस्सा जो है वो वाला, और ब्रज भाषा मथुरा के आसपास। नागर अपभ्रंश में गुजराती आता है, ब्राह्मण पैसाची सिंधी पंजाबी आएगा, अब रट गया होगा आपको। मगध के आसपास का मगधी अपभ्रंश में वो 4 भाषाएं हैं, वो उसका पूर्वी भाग है, यानी भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर मगधी अपभ्रंश है। और उन दोनों के बीच में अर्ध मगधी है, उसमें मुख्य भाषा है आधुनिक भाषा वो अवधी है, बघेली और छत्तीसगढ़ी दक्कनी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इनसे। अब आते हैं हिंदी तथा उसकी उपभाषा व बोलियों का वर्गीकरण, जो बिल्कुल अभी देखा, इससे अब एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको रटा हुआ है, यहां पर आपको बहुत ज्यादा समस्या नहीं जाना चाहिए। वो देखते हैं। पहला अपभ्रंश में चलते हैं, तो पहले नंबर का अपभ्रंश जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश, पता है आपको। अब सौरसेनी अपभ्रंश कहते से ही राजपूताना और कितना हिस्सा आपको दिख रहा है वो आपको याद हो गया। यहां देखिए जरा, सौरसेनी अपभ्रंश की पहली उपभाषा है राजस्थानी ए। राजस्थानी की बोलियां मैंने अभी कुछ आप लोगों को मैप पर गिनाया था, याद होगा। मेवाड़ के आसपास का जो क्षेत्र है, जो अरावली पर्वत के बिल्कुल नीचे का हिस्सा, वो मेवाड़ कहलाता है, वहां मेवाड़ी। उसके बाद अरावली पर्वत के उस पार का जो हिस्सा है वो मारवाड़ी कहलाता है। ठीक है, उन दोनों के और आसपास का क्षेत्र मेवाती कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है वह मालवी और जयपुर के आसपास का जयपुरी। ये राजस्थानी उपभाषा की क्या है? बोलियां हैं। ठीक है, राजस्थानी उपभाषा की बोलियां आपके पास इतनी सारी है। आगे चलते हैं। अभी हम सौरसेनी अपभ्रंश में ही चल रहे हैं। सौरसेनी अपभ्रंश का दूसरा रूप है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में क्या क्या आता है? ब्रज भाषा मथुरा के आसपास, बुंदेलखंड के आसपास बुंदेली, कन्नौज के आसपास कन्नौजी, कौरवी, ये कौरव नहीं है कौरवी है। ये कौरवी जो है हस्तिनापुर हरियाणा के आसपास का, हरियाणा के थोड़ा ऊपर का हिस्सा जो कौरवी, और हरियाणा के आसपास जो है फरीदाबाद से लेकर के वो हरियाणवी, ये पश्चिमी हिंदी में आती है। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और कौरवी और हरवाणी सब सौरसेनी अपभ्रंश का हिस्सा है। इनकी उपभाषा पश्चिमी हिंदी है। उसके बाद आते हैं सी, पहाड़ी हिंदी यानी हिमाचल प्रदेश के आसपास का क्षेत्र होगा, वहां पर उपभाषा उसकी है, जो बोलियां हैं वो कुमायूनी, गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाली, और नेपाल का जो हिस्सा उससे लगा हुआ सटा हुआ है वहां पर नेपाली है। अब आते हैं सौरसेनी अपभ्रंश का दूसरा प्रकार जो पूर्व में था, वो है मगधी है, आपको पता है। अब मगधी पर हमारी बहुत सारी बातचीत हो गई। मगधी में सबसे पहली जो उपभाषा है बिहारी, और बिहारी की जो बोलियां हैं उसमें पहला नंबर है मैथिली और दूसरा नंबर है भोजपुरी। ठीक है, मगधी की 4 भाषाएं, आधुनिक भाषाएं देखी थी हमने, बिहारी के बाद बंगाली, उड़ीसा की उड़िया और असमिया देखा था, यहां पर बिहारी लिए। अब आते हैं अर्धमगधी, दोनों के बीच का हिस्सा, सौरसेनी और मगध के बीच का अर्धमगधी हिस्सा है, जिसको हम पूर्वी हिंदी भी कहते हैं। देखिए, एक पश्चिमी हिंदी है और दूसरा पूर्वी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी ब्रज यानी मथुरा, बुंदेलखंड, कन्नौज के आसपास का हिस्सा। पूर्वी हिंदी जो है अयोध्या के आसपास का हिस्सा है, तो उसमें पहले से बात हो चुकी है हमारी। अर्धमगधी का हिस्सा में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी था, ये पूर्वी हिंदी के नाम से भी जानी जाती है। अब आते हैं ब्राह्मण पैसाची, आपको पता हो गया ब्राह्मण पैसाची सिंध प्रांत की भाषा है ना, सिंध अपभ्रंश है, पश्चिमोत्तर बोलते हैं इसको। सिंधी वहां पर सिंध प्रांत में होगी, पंजाब में पंजाबी होगी और लहंदा होगी, ये भी रट गया आपका। अब आते हैं, ये आपको यहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अब गलत नहीं होना चाहिए। ये अपभ्रंश, उनकी उपभाषा और उनकी बोलियां, उनका क्षेत्र मैप पर भी आपने देख लिया है। आगे आते हैं द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा अभी हमने देखा था कौन सा भाषाई परिवार है, ये पूरा जितनी चर्चा हो रही थी वो भारोपी भाषा परिवार है या आर्य भाषाई परिवार था।
अब आते हैं दूसरे नंबर का द्रविड़ भाषाई परिवार। इस द्रविड़ भाषाई परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये भाषाएं हैं। इतना पर्याप्त है। इसके बाद आता है शास्त्रीय भाषाओं के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि इन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शास्त्रीय भाषाओं के कई मापदंड है, उनके प्राचीन ग्रंथ होने चाहिए, ग्रंथ इतने साल के पुराने होने चाहिए, और इन शास्त्रीय भाषाओं के नाम लिखने आपको पूछे जा सकते हैं। और इसमें कितनी भाषाएं हैं? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, टोटल 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषाओं के रूप में है। ठीक, अब ये तो हो गया, हमने सब भारोपीय और भाषाई परिवार उनके अपभ्रंश देख लिए। अब हम अपभ्रंश से आते हैं हिंदी भाषा के विकास क्रम पर। हिंदी भाषा के बारे में आपको पता हो गया। सबसे पहले हमने हिंदी के विकास की जो लंबी यात्रा थी उसको देखा था, उसको एक बार फिर से देख लें। हिंदी भाषा के विकास की जो यात्रा है वो ये थी। हिंदी भाषा के विकास की यात्रा जो है ये, पहले नंबर पर संस्कृत, संस्कृत से निकला प्राकृत, प्राकृत से पाली, पाली से सौरसेनी अपभ्रंश और सौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली। खड़ी बोली का विकास 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच हुआ। उसके बाद इस्लाम धर्म के लोग भारत में आ गए तो फारसी राज की भाषा बनी, तो खड़ी बोली प्लस फारसी भाषा के शब्दों के मेल से हिंदी का विकास हो गया। अब हिंदी का विकास जो है वो खड़ी बोली से हुआ, और खड़ी बोली में पहला ग्रंथ लिखा गया पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई ने लिखा, फिर जगनिक ने आला खंड लिखा। ठीक है, ये सब खड़ी बोली जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से निकल कर आई है। ठीक है ना। सौरसेनी अपभ्रंश का क्षेत्र कहाँ पर है आपको पता हो गया, अब तो रट गया है। राजस्थान का राजपूताना का क्षेत्र, ब्रजभाषा का क्षेत्र, और इसके बाद है तो कन्नौज के आसपास का क्षेत्र, हरियाणा के आसपास का क्षेत्र, कौरवी भाषा हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश तक, ये सौरसेनी अपभ्रंश का क्षेत्र है। वहीं खड़ी बोली का विकास हुआ। मूलतः खड़ी बोली का विकास जो है वो राजपूताना के क्षेत्र में हुआ, जहां पर बुंदेलखंड का क्षेत्र और मुख्यतः राजस्थान का क्षेत्र था, जहां पर पृथ्वीराज रासो लिखा गया चंदबरदाई द्वारा, वहां से शुरुआत होगी। इसीलिए हिंदी भाषा के विकास की जो गाथा है वहीं से शुरू होती है।